नमस्कार। शंखं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छान्तिरुद्याञ्शुकपरविलसन मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। अब तक समान, उदान, व्यान और प्राण ये 5 वायु हुए हैं। आज है अपान वायु। इस सीरीज़ का लास्ट जो है ये वायु आज हम ले रहे हैं। ये वायु बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट में क्यों लिया? क्योंकि ट्रीटमेंट के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रीटमेंट करने के लिए ये अपान वायु इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आज अपान वायु के हिसाब से हम लेते हैं। पहले श्लोक लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। इसका स्थान है अपानो अपानगः संचारी श्रोणी बस्ती मेढ्र उरुगोचरः वृषणो बस्ती मेढ्रंच नाभि उरु वंशनो गुदम अपान स्थानम चरक चिकित्सा में बताया है। और इसका कार्य है शुक्र आर्तव शक्रोन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। अभी इसका एक एक हम डिटेल में ले लेते हैं। और इसका स्थान बताया है वाग्भट सूत्र स्थान बताया अपानो अपानगः और सुश्रुत निदान स्थान में बताया पक्वादानालयो अपानः। मतलब क्या है? इस अपान वायु का जो स्थान है वो क्या है? अपानो अपानगः। अपानगः मतलब कई जगह बताए अपानगः मतलब गुद। एक्चुअली अपानगः मतलब नाभि से नीचे जो पक्वाशय आ रहा है, पक्वाशय से लेकर गुद तक इसका स्थान है। मतलब श्रोणी, श्रोणी मतलब पूरा कटी का जो भाग है, श्रोणी बस्ती मेढ्र मतलब सब उसमें आ रहे, उरु मतलब जो हम थाई बोल रहे, थाई के यहाँ तक जो है ये इसका स्थान है। लेकिन अगर हम देखेंगे ओनली थाई तक नहीं, नीचे हमारी जो पिंडिका रहती है वहाँ तक उसका स्थान है। जब देखेंगे जब अतिसार होता है, अतिसार के बाद जब रसक्षय होता है तो पिंड को दोष लक्षण आता है। मतलब ओनली उरु मतलब थाइस का संचार क्षेत्र नहीं है, वो वहाँ तक मुटले नीचे पिंडिका तक इसका संचार क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। अंतफल वंशन संधि मूत्र प्रसेक बस्ती वृक्क कटी ये इसका संचार स्थान है और यहाँ वो कार्य कर रहा है। अब अपान के हिसाब से अगर देखेंगे ये लास्ट में क्यों लिया, थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। थोड़ा हम पीछे आते हैं दोष के हिसाब से। दोष की स्थान बताया है क्या है? ते व्यापिनो अपि रुन नाभि अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः। देखिए ते ये जो दोष है ये शरीर व्यापी दोष है, लेकिन उसका मुख्य स्थान इन्होंने बताया है। इस दोषों का मुख्य स्थान क्या है? नाभि के नीचे जो है वो वात दोष है, नाभि और हृदय के बीच में है वो पित्त दोष है, और नाभि के ऊपर जो है वो हृदय वो जो है वो कौन सा, हृदय के ऊपर ये कफ का स्थान है। ये क्या है? ये विशिष्ट स्थान आश्रित हुआ। मतलब यहाँ प्रॉपर जो दोष के स्थान है, वात के स्थान, पित्त के स्थान और कफ के स्थान यहाँ बताए हैं। और इस स्थान के हिसाब से अब कहाँ बताए? नाभि के नीचे कौन सा वायु है? नाभि के नीचे वात का स्थान है और वहाँ अपान वायु है। मूल
अपान वायु यहाँ बताया है। अभी इसके आगे थोड़ा जाते हैं, क्योंकि एक हेमाद्रि ने श्लोक बताया है, जो श्लोक में बताता हूँ। एतानि खलु दोषाणाम स्थानानि अव्यापन्नान। क्या है अव्यापन्नानाम? मतलब क्या है कि अविकृत, मतलब शरीर के जो दोष है, मतलब जो वात है, जो पित्त है, जो कफ के स्थान बताए हैं, यहाँ जो दोष होते हैं ये कौन से दोष है? अव्यापन्नाना, मतलब अविकृत, मतलब प्राकृत स्तर में, प्राकृत अवस्था में यहाँ ये दोष रहते हैं। मतलब जो वायु है, वात का स्थान अगर पक्वाशय बताया है तो यहाँ जो वायु है मतलब प्राकृत है, अव्यापन्नानाम, मतलब यहाँ के दोष विकृत नहीं है, प्राकृत स्वरूप में यहाँ रहते हैं, इसका व्यक्त स्थान है। अब चक्रपाणी में इसके आगे बताया है, चक्रपाणी में बताया एतानि खलु दोष स्थानानि येषु संचयन्ते दोषः। मतलब क्या है? जब दोष का संचय होता है तो इसी स्थान में होता है। दोष की प्रथम वृद्धि होती है तो इसी स्थान में होती है। अगर दोष की वृद्धि हो रही है, अगर वात की वृद्धि हो रही है तो कहाँ हो रहा है? पक्वाशय में हो रही है। दोष का संचय भी ज़्यादा हो रहा है, वात का संचय भी ज़्यादा हो रहा है, कहाँ हो रहा है? पक्वाशय में हो रहा है। ये क्यों बता रहा हूँ? देखिए, ये जो दोषजन्य विकार होते हैं इसी स्थान में होते हैं। मतलब जो वात के विकार होने वाले हैं ये पक्वाशय में होने वाले हैं। पित्त के ऊपर विकार जो होने वाले, हृदय और नाभि के बीच में जो पित्त का स्थान है वही विकार की उत्पत्ति होने वाले है। और हृदय के जो कफ का स्थान है यहाँ उसके कफ के विकृति होने वाली है। मतलब ये स्थान जो है, ये स्थान दोषजन्य विकार का इम्पोर्टेंट स्थान होता है। और इस स्थान, अगर इस स्थान में विकार हुआ, मतलब पक्वाशय में अगर वात के विकृति हुई, ये तो कष्ट साध्य होती है। मतलब ये सुख साध्य नहीं है। यहाँ अगर दोष बढ़ रहे हैं और विकृति हो रही है तो ये कष्ट साध्य होता है। इसलिए अपान वायु, क्योंकि ये तो पक्वाशय में है, यही वात का मूल स्थान भी है, और मूल स्थान का ये वात है, और यहाँ वात प्रकोप हुआ और यहाँ अपान वायु दृष्टि होती है तो यहाँ के विकार कष्ट साध्य होते हैं, सुख साध्य नहीं होते। इसलिए यहाँ से जो विकृत होने वाले, जैसे इन्फर्टिलिटी हो या बाकी जो हम जो विकार आगे लेके इस हिसाब से ले ले, शुक्र, अर्तव, शक्रुन, मूत्र, गर्भ निष्क्रमण क्रिया, ये जो आगे आगे जो विकार होने वाले हैं ये कष्ट साध्य यहाँ होते हैं। अगर उसको प्रॉपर तरीके से हमने समझ लिया तो हमें दिक्कत नहीं होगी कि ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि इस स्थान के जो दोष है इसको शांत करने के लिए, इस विकार को शांत करने के लिए इस स्थान का महत्व है। क्योंकि अगर पेड़ है तो पेड़ आपको काटना है तो डाली काट के कोई फायदा नहीं है, फिर से डाली आने वाली है, लेकिन इसका अगर जड़ निकाल दिया जाए तो पेड़ रहेगा क्या? वैसे ही इस दोष से कोई विकार उत्पन्न हो रहे हैं, वात से कोई विकार उत्पन्न हो रहे, पित्त से कोई विकार उत्पन्न हो रहे, कफ से कोई विकार उत्पन्न हो रहे, तो अगर इस स्थान की चिकित्सा करते हैं तो यहाँ के दोष कम होते हुए पूरे शरीर के जो दोष है, अगर वायु पूरे शरीर में है, लेकिन अगर इस पक्वाशय की यहाँ की ट्रीटमेंट करते हैं, इस स्थान की चिकित्सा करते हैं, तो पूरे शरीर का जो वायु है वो नॉर्मल होने वाला है, वो शांत होने वाला है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये क्यों बता रहा हूँ, अगर अपान वायु की ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, अपान वायु की ट्रीटमेंट करते हैं तो ये वायु भी शांत होगा और जो अन्य वायु है उसकी भी ट्रीटमेंट यहाँ होने वाली है। इसलिए ट्रीटमेंट के हिसाब से लास्ट में लेने वाला अपान वायु क्यों है? क्योंकि ट्रीटमेंट में के हिसाब से ये वायु बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कैसी ट्रीटमेंट करनी है, किस हिसाब से करना है, आगे आगे हम देखेंगे जब कार्य के हिसाब से होगा। क्योंकि ये स्थान विकार उत्पन्न के लिए इम्पॉर्टेंट है, विकार उत्पन्न के लिए ऊपर, और उसका समझ नहीं आता। मतलब क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ट्रीटमेंट क्या करनी है पता नहीं होता, तो ये अगर हम समझ लेते हैं तो ट्रीटमेंट का पार्ट भी हमें समझ में आएगा। क्योंकि विकार उत्पन्न के लिए ये स्थान प्राथमिकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट मूल जो है बीमारी का वो नष्ट करने के लिए स्थान इम्पोर्टेंट है। क्यों? थोड़ा हम जाते हैं कि दोष के जो प्रकार बताए हैं, जो चरक संहिता में 5 प्रकार बताए हैं, जो सुश्रुत संहिता में 5 वात के 5 पित्त के प्रकार, और वाग्भट ने 5 वात 5 पित्त और 5 कफ के प्रकार बताए हैं, और इनके भी वृद्धि और क्षय है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे पित्त प्रकोप शरद ऋतु में हो रहा है
वात प्रकोप जो है जो उस ऋतु के हिसाब से हो रहा है, वसंत ऋतु में कफ प्रकोप हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन दिन और रात में भी ये दोषों का प्रकोप और क्षय होता है। वैसे कैसे, जैसे अभी कफ का टाइमिंग बताया, कफ का काल क्या है, कफ का काल बताया है कि सुबह 6 से लेकर 10 तक ये कफ का काल है, 10 से लेकर 2 तक ये पित्त का काल है, और 2 से लेकर 6 तक ये वात का काल है। सुबह दोष वृद्धि होती है, मतलब यहाँ क्या है, कफ वृद्धि की अवस्था है, मतलब सुबह 6 से लेकर 10 में कफ वृद्धि की अवस्था है। कफ क्या है, प्रैक्टिकली शीत गुण का है, इसलिए शीत गुण के वजह से सुबह जो दिनचर्या में बताए, गर्म पानी से नहाना है, उद्वर्तन करना है, अभ्यंग करना है, ये क्यों बताया ग्रंथकार ने, ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि सुबह जो है दोष की वृद्धि है, इसलिए सुबह हम वमन करते हैं। देखा कभी किसी ने कहा कि चलो शाम के जो कफ का काल है 6 से 10 में हम वमन करते, कभी किया है ऐसा? क्योंकि ये जो काल है ये प्राकृत दोष वृद्धि का काल है, इसलिए वमन भी यही किया जाता है, वमन भी इस अवस्था में होता है। इसलिए जो पित्त का काल है 10 से 2 के बीच में, इसलिए विरेचन की दवाई भी सुबह दी जाती है, और वो पचन होने के बाद विरेचन के काल में ही विरेचन आते हैं, तो रिजल्ट प्रॉपर मिलता है, क्योंकि पित्त उष्ण गुण का है, उष्ण गुण से वो क्रिया कर रहा है। और इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ऐसा है, अगर खाने का टाइमिंग क्या बताए, यही पित्त के काल में, अगर हम पित्त के काल में खाना खाते हैं तो पचन भी प्रॉपर होता है, ये पित्त वृद्धि के हिसाब से है। और जो 2 से लेकर 6 तक ये वात वृद्धि का काल है, तो ये जो बताया गया है, क्योंकि वात कौन से गुण से है, चल गुण, वृक्ष गुण और लघु गुण से वात की ये जो क्रिया है ये सब हो रही है, तो ये इसलिए इसी काल में जब बस्ती देते हैं तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। इसलिए बस्ती कभी भी 2 से 6 में देना चाहिए कि ये वात वृद्धि का काल है। ये हुए वृद्धि के काल। अब क्षय का काल भी है, क्योंकि जैसे हमारे पूरे साल में क्षय वृद्धि का होता है, वैसे दिन और रात में भी वृद्धि और क्षय होता है दोषों के हिसाब से। वैसे शाम के 6 से लेकर 10 तक कफ का क्षय है, 10 से लेकर 2 तक ये पित्त का क्षय, और सुबह जो 2 से लेकर 6 तक वात का क्षय, मतलब दिन में वृद्धि है दोषों की और रात को दोष के क्षय के हिसाब से वो कार्य कर रहा है। ये अगर हमें समझ रहा है तो अब ये जो स्थान हमने बताए हैं, ये स्थान के हिसाब से हम जब ये कार्य के हिसाब से आगे लेंगे तो समझने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कि इसलिए तो व्यान का काल, हृदय के लिए दवाई खाने के बाद बतानी है, उदान के बाद बताई है, ये क्रिया कैसे होती है, जो दवाई हमें दे दी है, जो हमें बताए कि व्यान के काल में लो, उदान के काल में लो, समान के काल में लो, तो ये कैसे कार्य करती है वृद्धि और क्षय के लिए। अगर वृद्धि हो गई है वहाँ, तो हमें कौन से काल में दवाई देनी है, ये हमें समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और रिजल्ट प्रॉपर मिलता है। इसलिए तो ग्रंथकार में कौन से टाइम पे दिया है, मुंह दिया है, कैसे दिया है, प्राण पे कार में कैसे देना है, खाने के जो पहले जो हम निगलते हैं 5 जो ये उसके साथ वो दवाई देते तो प्राण के ऊपर कार्य प्रॉपर होता है, और सबसे श्रेष्ठ प्राणों पे ये दवाई जाती है और कार्य करते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे आते हैं। इसका जो कार्य बताए अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं अपान वायु लास्ट में क्यों ले रहा हूँ कि अपान वायु अच्छा किया तो शरीर के सब वायु के ऊपर की क्रिया प्रॉपर हो जाती है और कार्य अच्छा हो जाता है। अब हम कार्य की तरफ जाते हैं। कार्य है, क्या कार्य बताया यहाँ, शुक्र आर्तव शक्रुन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। अब शुक्र है, आर्तव है, पुरुष है, मूत्र है, गर्भ, इसका सुनियंत्रित निष्क्रमण, ये जो कार्य है ये इसका है, सुनियंत्रित निष्क्रमण। मतलब क्या है, अगर हम शुक्र को लेके हैं, शुक्र प्रवृत्ति को हम लेते हैं तो समझ में आएगा सुनियंत्रित कार्य। मतलब अगर स्त्री दर्शन से, मैथुन से या स्मरण से ये क्या होता है, जो धमनी है ये अवयव को कार्य प्रवृत्त करती है वायु के प्रेरणा से, अपान वायु के प्रेरणा से, और शुक्र उत्पत्ति और शुक्र विसर्जन करना ये अपान वायु का कार्य है।
अब हम देखेंगे शुक्र वैसे ही शरीर में है क्या, जैसे वो शरीर से शुक्र स्खलन हो जाता है वैसा है क्या? नहीं है, पूरे शरीर में शुक्र धरा कला है। तो इसके ऊपर व्यान वायु का कार्य, क्योंकि सर्वाधिक जो है वो व्यान वायु है उसके ऊपर, और उसके जो अंग है, मतलब क्या होता है, उसके जो शरीर तो जो शुक्र धातु है अंग अंग से उदरित होता है, मतलब शुक्र हर एक सेल में है, उससे वो शुक्र उदरित होता है। और ये बीज रूप धातु है, ये बीज रूप धातु जो फिर क्या होता है, उसको उत्पत्ति उससे सब शुक्र तक लेके आके वहां से बाहर निकालने का जो कार्य है, ये कार्य किसका है? ये कार्य है अपान वायु का। मतलब कितनी सूक्ष्म सेल तक कार्य कर रहा है, वहां से उदरित करना, उसको शुक्र अवस्था प्राप्त कर देना, उसको शुक्र अवस्था प्राप्त करने के बाद वो मेढ्र से, ये लिंग से बाहर का उसको बाहर निकाल देना, ये जो है शुक्र स्खलन करना, शुक्र प्रवर्तन करना, ये कार्य भी इस अपान वायु का है। मतलब ये वायु क्या क्या कार्य करता है? देखिए, ये वायु है स्त्री बीज पुरुष बीज का शुक्र का संयोग कर रहा है, लेकिन संयोग के साथ अगर ये उस बीज को आकार भी दे रहा है, वो गर्भ को आकार भी दे रहा है, आकार के साथ साथ उसकी जो आकृति है, जैसे हाथ है, पैर है, जो शरीर का एक एक सूक्ष्म अवयव है, उस सब को आकार देने वाला, ये आकार देके आकृति पैदा करने वाला ये अपान वायु है। अगर ये आकार दे रहा है तो अगर इसमें अपान वायु में दृष्टि आ गई, अगर अपान वायु में दृष्टि आती है तो क्या होता है, अगर किसी रुग्ण में क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं, कभी उसको हेड नहीं है, कभी उसको टेल नहीं है, कभी उसको बॉडी नहीं है, अगर ये विकृति होती है, ये आकार जो देने का कार्य है ये अपान वायु कर रहा है। अगर इसमें कोई प्रकोपित अवस्था आती है या इसमें कोई विकृति होती है तो आकार प्राकृत नहीं होता, और आकार प्राकृत नहीं होता तो बीज संयोग के लिए ये प्रॉब्लम कर देता है, बीज संयोग प्रॉपर नहीं होता, और ये कार्य वात के प्रेरणा से होते हैं। क्योंकि शुक्र में क्या बताए, शुक्र में बताए हम क्या करते हैं, कभी ट्रीटमेंट करते हो तो हमारे पास रिपोर्ट आता है ओलिगोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया, एथनोस्पर्मिया, अलग अलग, हम उसके ऊपर निदान कर देते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, और हम लास्ट में देखते हैं अरे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट क्यों नहीं रहा? यहाँ क्या हो रहा है, आधुनिक जो है उसका रिपोर्ट है और ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें निदान आयुर्वेदिक करना है और उसकी ट्रीटमेंट भी हमारे हिसाब से आयुर्वेदिक होती है, तो रिजल्ट प्रॉपर ही मिलता है। इसलिए थोड़ा ये वायु कैसे कैसे कार्य करता है शुक्र के ऊपर, ये थोड़ा देखते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये बात, अब ये शुक्र जो है, शुक्र 3 दोष से दुष्ट होता है, जैसे वात दुष्टिजन्य शुक्र, पित्त दुष्टिजन्य शुक्र है और कफ दुष्टिजन्य शुक्र है। अभी पित्त दुष्टि कफ दुष्टि क्यों लेना है? क्योंकि शुक्र को व्यक्त करना उस अवस्था में और उसका उत्सर्जन करना, ये कार्य भी उसका है, इसलिए उसको उत्पत्ति के हिसाब से वहाँ व्यक्त करने के लिए अपान वायु लगता है। अगर वो अपान वायु ने तो पित्त दुष्टिजन्य शुक्र भी उसके लिए अपान वायु की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और उसके साथ पित्त की ट्रीटमेंट करती है। कफ के लिए कफ की और उसके साथ वात की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तभी इसमें रिजल्ट आता है। ओनली सिंगल कफ और पित्त जब लेते हैं तो उसमें रिजल्ट नहीं दिखाई देता, एक एक करके लेते हैं। इसमें अभी वात दुष्टिजन्य शुक्र हम कैसे देखेंगे? वात दुष्टिजन्य शुक्र, अगर अभी बहुत बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट होते हैं, हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे? वो तो हमने शुक्र देखा नहीं है, शुक्र के हिसाब से हमने देखा नहीं, तो हमें उनको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास रिपोर्ट आया है स्पर्म एनालिसिस, तो ये वात दुष्टिजन्य शुक्र है उसका, तो उसमें से हम कैसे तय करेंगे कि ये वात दुष्टिजन्य पित्त दुष्टिजन्य? थोड़ा एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। क्योंकि वात दुष्टिजन्य शुक्र जो होता है तो उसके जो स्पर्म काउंट अपना स्पर्म जो होता है, इसकी जो है मात्रा कम होती है। मतलब वात दुष्टिजन्य शुक्र में जैसे अभी आप 4 या 5 ml होना चाहिए, तो यहाँ क्या होता है 2 ml तक होता है। इसमें क्या होता है, ये फेनिल होता है, तनु होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा ब्लैकिश होता है, तांबुस जैसा रहता है। और जब ये शुक्र प्रवर्तन होता है, एक तो देर से बाहर आता है और सबसे इम्पोर्टेंट
दर्द पैदा करता है, मतलब बाहर आते वक्त वो वेदना होता है। ये पेशेंट को पूछना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र स्खलन होते वक्त वेदना होती है नहीं होती है। उसके बाद वो शुक्र जो होता है वो देर से बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो देर से बाहर आ रहा है, उसको व्यक्त होने के लिए टाइम लगता है, तो ये शुक्र वात दुष्टिजन्य शुक्र है, उसको हमें वात दुष्टिजन्य शुक्र की चिकित्सा करनी चाहिए। तो उसके हिसाब से वो ओलिगोस्पर्म में हो या एथेनोस्पर्म में हो, वो तो ट्रीटमेंट मिलने ही वाली है और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर होती ही है हमें। तो इस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम पित्त दुष्टिजन्य शुक्र जब जाएंगे, पित्त दुष्टिजन्य शुक्र कैसा होता है, ये जब शुक्र स्खलन हो रहा है तो दाह उत्पन्न होता है, उष्ण होता है, और इसकी जो मात्रा होती है 2 to 3 ml, इसकी भी मात्रा कम होती है। अगर शुक्र स्खलन करते हैं, अगर ये दाह हो रहा है और उसके साथ ये शुक्र पीत और थोड़ा नीले रंग का स्माइल अगर ये होता है, ये पेशेंट को, रुग्ण को पूछिए। जब ये आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा ये इस हिसाब से रहता है। तो फिर पित्त दुष्टिजन्य शुक्र की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। उसके साथ कफ दुष्टिजन्य शुक्र क्या होता है, ये इसमें जो स्पर्म मात्रा होती है, शुक्र की मात्रा होती है, वो ज़्यादा होती है। कम से कम 6 से लेकर 8 ml तक इसकी मात्रा होती है। ये ग्रथिल होता है। जब आप पानी में डालेंगे, उसको बोले पानी में डालें, जब पानी में डाला जाए तो पानी के नीचे जाएगा, मतलब ये गुरु और स्निग्ध गुण से होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रथिल होने के वजह से ये पानी में डूबता और बाहर निकलने के लिए भी प्रॉब्लम आता है। तो इसके साथ और एक शुक्र बताए, ऊनभगंधी शुक्र। ये किससे होता है, वात, पित्त, कफ और रक्त दुष्टि से कण। इसका क्या होता है, इसमें शुक्र को बहुत गंदी बदबू आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेड स्पर्म जो होते हैं, ये कूनभगंधी शुक्र के हिसाब से होते हैं और हमें कूनभगंधी शुक्र की चिकित्सा करनी चाहिए। तो हमें वात दुष्टिजन्य शुक्र, पित्त दुष्टिजन्य शुक्र, कफ दुष्टिजन्य शुक्र और कूनभगंधी शुक्र तो पता चला। तो इस हिसाब से हम कैसे ट्रीटमेंट उसके ऊपर करेंगे, तो जो ग्रंथ में बताया है कि शुक्र जनक, शुक्र प्रवर्तक और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके साथ शुक्र जनक और प्रवर्तक, ये कौन सी ट्रीटमेंट होती है उस हिसाब से। जनक मतलब क्या है, ये शुक्र के गुण को बढ़ाता है। और ये शुक्र के गुण को बढ़ाता है क्योंकि वात दोष के वजह से विकृत शुक्राणु निर्माण हो रहे हैं, आपान वायु की वजह से विकृत शुक्राणु तैयार हो रहे हैं। अगर ये विकृत शुक्राणु तैयार हो रहे हैं, इसलिए हमें वात अच्छा करना है। उसके साथ शुक्र जनक करने वाली जो दवाई है, जब तक ये अपान वायु प्राकृत नहीं होगा। अपान वायु क्या है, अपान वायु जो है उसके हिसाब से वो खर गुण का है और पृथ्वी महाभूत प्राधान्य ने ये अपान वायु है। अगर ये अपान वायु की ट्रीटमेंट हमें करनी है तो अपान वायु के हिसाब से खर गुण की चिकित्सा, जहाँ जहाँ खर गुण आया हुआ है वो दवाई हमें लेनी है। उसके साथ शुक्रजनक ऐसी कौन सी दवाई है, ये दोनों के ऊपर कार्य करते हैं, जो शुक्र उत्पत्ति करता है और विकृति दूर करने वाली, ये शुक्र को गुण को बढ़ाने वाली, शुक्राणु को बढ़ाने वाली ये जो दवाई होती है, ये कौन सी दवाई होती है, ये दवाई होते हैं नागबला, शतावरी, ये इंपॉर्टेंट उसके ऊपर दवाई होती है। जैसे सालम पंजा हो, सालम मिश्री हो, इसके साथ आप ये भी ट्रीटमेंट, या रुमा मस्ती की हो, ये भी इसके साथ हम दवाई दे सकते हैं। उसके साथ शुक्र प्रवर्तक, अभी शुक्र प्रवर्तक सबसे श्रेष्ठ स्त्री है और उसके साथ सर्वोत्कृष्ट स्त्री होने के अलावा हमें शुक्र प्रवर्तन करने के लिए कुछ दवाई बताई है। उसके साथ कपिकच्चू बताया है, अश्वगंधा है, मकर ध्वजे, ये शिलाजुत है। ये जो दवाई है हमें वातज और पित्तज में सबसे स्ट्रेट काम करती है, उसमें वो दवाई देते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट पहले फिक्स होनी चाहिए, हमारा निदान पहले फिक्स्ड होना चाहिए। जब निदान होता है उसके साथ हम ये दवाई देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते ही है। उसके साथ जनक प्रवर्तक, मतलब ऐसी कोई दवाई होती है जो शुक्राणु के गुण भी बढ़ाती है और प्रवर्तन भी करती है। ऐसी दवाई में माश सर्वश्रेष्ठ बताया है। अगर उसके साथ माश की, जैसे अभी क्या बोलते हैं, माश के पापड़ कुछ भी हो, उसके साथ दवाई के साथ क्षीरपा करके ये दिया जाता है तो ये शुक्राणु के गुण भी बढ़ाता है, स्पर्म भी बढ़ाता है। उसके साथ विश्व, अश्वगंधा, नारायणी, कपिकच्चू, विदारी, ये वृश्योग जय, जो वृश्योग जनक प्रवर्तक के जैसा और शुक्र के गुण को बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है और ये दवाई इंपॉर्टेंट है। उसके साथ
वंग भस्म, जसज भस्म, सुरराज वंगेश्वर, ये भी उसके ऊपर कार्य करता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ, ये भी ट्रीटमेंट अगर नहीं देते तो भी चला, लेकिन इसका सबसे श्रेष्ठ ट्रीटमेंट है दशमूल क्वाथ। वात दुष्टिजन्य, मतलब पहले यहाँ जो वात दुष्टि है, ये वात दुष्टि जब तक हम कम नहीं करेंगे, अपान वायु का जो प्रकोप है, अपान वायु का जो खर गुण है, वो जब तक प्रॉपर नहीं करते तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए इसमें हमें दशमूल का जब हम देते हैं तो रिजल्ट फास्ट मिलता है। हम क्या करते हैं, बस शुक्राणु बढ़ाने वाली दवाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो क्रिया है, जो गुण को बढ़ा रही है, जो आकृति को अच्छा कर रही है, जो वायु है यही काम व्यक्त करने का काम कर रहा है, वो वायु जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक इसको रिजल्ट नहीं। इसलिए दशमूल क्वाथ या जो श्रेष्ठ खर गुण पे, अपान वायु पे जो कार्य करने वाली दवाई है, वो दवाई हमें यूज करनी है। उसके साथ विदर्यादि गण, विदार्यादि गण श्रेष्ठ है, जो पित्त और कफ के हिसाब से वो कार्य करता है। और पिप्पलिक शिरपाक, अगर जो दुष्टि कफ के हिसाब से है तो यहाँ पिप्पलिक शिरपाक सबसे श्रेष्ठ कार्य करता है। और पित्तज दुष्टिजन्य शुक्र हो तो ग्रहणी में जो पित्तज ग्रहणी की दवाई आई है, पित्तज ग्रहणी के जो चावल के पानी के में लेंगे, ये सब, क्योंकि ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 22 ईयर से, इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आप ये दवाई यूज़ करके देखिए, क्योंकि हमें अपान वायु अच्छा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट समान को हमें देखना है, क्योंकि समान के वजह से सब अग्नि अच्छे है, उसके वजह से तैयार होने वाला वायु अच्छा है, उसके वजह से अपान वायु भी अच्छा रहता है। इसलिए अपान वायु की ट्रीटमेंट करते कर समान वायु अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि ये हाथ में हाथ वाले है। प्राण, अपान, जो व्यान है, क्योंकि अभी व्यान सार्वदेहिक है तो शुक्र सार्वदेहिक है, शुक्रधारा कला से वो ले रहा है, शुक्रधारा कला में से व्यक्त करने का काम और उसको बाहर निकालने का काम ये अपान वायु कर रहा है। इसलिए शुक्र उसको क्या बोलते हैं, प्रवर्त करना और व्यक्त करना, ये अपान वायु का कार्य है। और ये सर्वश्रेष्ठ है। हमारे शरीर का सार भाग, रसायन से पूरा सार भाग शुक्र तक जा रहा है, उसको कंट्रोल करने का कार्य ये अपान वायु कर रहा है। तो श्रेष्ठतम है, और श्रेष्ठतम होने के वजह से इसको अच्छा किया तो शुक्र धातु अच्छा हो रहा है, तो सब धातु के अग्नि व्यचा और व्याधिक क्षमता भी अच्छा होगा और ये कार्य हमारे शरीर पे प्रॉपर करेगा। हम आगे जाते, शुक्र आर्तव, आर्तव के हिसाब से हम कार्य करेंगे, देखेंगे। आर्तव यहाँ जो दिया हुआ है, ये जो आर्तव बोला, यहाँ आर्तव और रज इंक्लूड है। और आर्तव के हिसाब से देखेंगे कि आर्तव मतलब क्या है। आर्तव मतलब यहाँ हम बताएंगे कि ऋतुभवम आर्तवम, मतलब जो ऋतु काल में सामर्थ्यशाली है, जो गर्भधारणा के लिए सामर्थ्यशाली है, वो आर्तव। और उसका बताया आर्तव स्त्राव दिवसा द्रुतः षोडश राजसा, मतलब जो रजस्त्राव के बाद 16 दिन तक रहता है वो है ऋतुकाल, जहाँ आर्तव प्राबल्य में कार्य करता है। क्या है, गर्भ ग्रहण योग्यस्तु स एव समय स्मृता, मतलब गर्भ स्थापन के लिए ये योग्य काल है ऋतुकाल। और ये ऋतुकाल में ये आर्तव प्राबल्य से, आर्तव मतलब क्या, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आर्तव मतलब क्या, अगर ये हमें समझना है तो जैसे शुक्र उत्पत्ति होती है, शुक्र उत्पत्ति कैसी है, शुक्र उत्पत्ति रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये शुक्र की उत्पत्ति है। वैसे ही रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से ही इस अंश से, इस सार भाग से आर्तव की उत्पत्ति है। बट शुक्रम तो सौम्य है, आर्तव तो उष्ण है। ये आर्तव कैसा है, ये आर्तव हमें समझने के लिए, ये आर्तव उष्णवीर्य का है, सूक्ष्म होता है ये, और ये सूक्ष्म अभ्यंतर होता है। रज क्या होता है, बहिर्मुक्त रुत से, आर्तव क्या है, अंतर्मुक्त रुत से। अंतर मतलब यहाँ क्या होता है, ये आर्तव सूक्ष्म होता है, लेकिन उसको स्थूल बनने के लिए, व्यक्त होने के लिए रज इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें जब आर्तव समझ में आएगा तो रज ही समझ आएगा, और रज जब समझ में आएगा तब आर्तव समझ में आएगा। इसलिए पहले हम इसके लिए पहले लेते हैं आर्तव। क्या होता है आर्तव, जो है आर्तव धातु की निर्मित जो है तो किससे बताया, अभी धातु के अंश से उसकी निर्मित है। और स्त्री बीज मतलब दर मासिक जो निर्मित होती है स्त्री बीज की, जैसे ओहम से है, वो आर्तव है। इसका कार्य कहाँ कहाँ है, इसका जो है गर्भनाड़ी, जो अंतफल है,
गर्भाशय है, इस सब के ऊपर इसका कार्य है। इसलिए इस आर्तव जब अच्छा होता है तो उसके बाद स्त्री का आरोग्य अच्छा होता है, स्त्री का वात्सल्य मतलब प्रेम, अगर आर्तव अच्छा है वो प्रेमल रहती है, उसका वात्सल्य अच्छा रहता है, उसको शरीर को मार्दवता, शरीर की सुंदरता आर्तव के वजह से अच्छी होती है। हम कैसे हैं कि पुरुष में शुक्र सारता होती है, तो जो उसमें जो अच्छा वैसे ही आर्तव अच्छा होता है, वो स्त्री में वही गुण आते हैं। और आर्तव अच्छा है तो सुखी काम जीवन, अगर ये काम जीवन अच्छा होना है तो ये सात ही धातु के सार से जो तैयार होने वाला आर्तव है, जिसके ऊपर अपान वायु का कंट्रोल है, अपान वायु स्त्री बीज को फोड़ने का, स्त्री बीज को गर्भाशय में लेके आने का, फिर संयोग करने का ये कार्य ये अपान वायु करता है। अगर आर्तव भी अच्छा हो, अगर अपान वायु विकृत हो, ये क्रिया नहीं होगी, और जब ये क्रिया नहीं होगी तो गर्भधारणा नहीं होगी, और गर्भधारणा नहीं होगी तो ये कार्य जो जिसके लिए हमें जन्म दिया वो पूरा नहीं होगा। इसलिए हम आर्तव के हिसाब से थोड़ा वंध्यत्व की तरफ जाते हैं तो हमें इन पर थोड़ा अर्थव, उसमें अर्थव समझ में आएगा। अभी जब हम आर्तव के लिए गर्भाशय लेते हैं तो गर्भाशय लेते वक्त क्या है, गर्भाशय लेते वक्त हमारे हिसाब से आप देखिए कि आगे मूत्राशय है और पीछे मलाशय है, मतलब पीछे मलाशय, मल वहाँ है, आगे मूत्राशय है। अगर ऐसा है तो उसमें कोई भी अगर ये टॉक्सिन्स रहते हैं, मूत्र में टॉक्सिन्स होते हैं, मल में टॉक्सिन्स होते हैं, अगर वो गर्भाशय में अगर वो एब्सॉर्ब कर ले जाते हैं तो उससे भी ये अपान वायु एब्सॉर्ब करता है, और एब्सॉर्ब करने के वजह से ये इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व आता है या वार्तव की दुष्टि होती है। देखिए कहा है ऐसे, अगर आपने हेन लिया, हेन क्या करती है कि अंडे के ऊपर जब बैठती है तो उसमें से बच्चा, क्योंकि जो उष्णता उसको मिली जाती है, वैसे ही गर्भाशय का पोषण मल के उष्णता से होती है। इसलिए ज्ञानेश्वर में एक श्लोक है, पचूनी विष्टेचा दादरी, मतलब विष्टा से गर्भाशय का पोषण हो रहा है, और विष्टा से गर्भ का पोषण जब होता है, अगर उसमें कोई विकृति आती है, गर्भाशय में अपना मल में कोई विकृति आती है तो गर्भाशय में विकृति आती है। इसलिए जिनको अगर इनफर्टिलिटी के पेशेंट आ रहे हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट को जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको मल प्रवर्तन प्रॉपर नहीं हो रहा है या दिन में 3-4 बार जा रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, अगर हम अनुलोमन भी चिकित्सा करती है, मलाष्टंभ की भी चिकित्सा करते हैं, मतलब 70% स्त्रियों में इनफर्टिलिटी इस मलाष्टंभ के वजह से होती है। ये अपान वायु दुष्टि के वजह से जो मल बाहर नहीं निकल रहा है, और वो जो रहता है, वो जो विष है, वो विष एब्सॉर्ब करने के वजह से गर्भाशय में विकृति आती है और ये प्रॉब्लम करता है। अगर अनुलोमन किया जाता है, अनुलोमन करने के बाद क्या होता है, ये विषाक्तता निकल जाती है, और विषाक्तता कम होने की वजह से जो वंध्यत्व है वो कम हो जाता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर मूत्र में भी कोई प्रॉब्लम आता है, मूत्र में अगर क्षारता ज़्यादा होती है तो भी इनफर्टिलिटी होती है। इसलिए ग्रंथ में देखिए, ग्रंथ में बताए मूत्र विरेचनीय, पुरुष विरेचनीय, मूत्र विरेचनीय, ये क्यों बताया है? थोड़ी हमने कभी इसके बारे में सोचा है कि ये क्यों बताए हुए हैं? अगर मूत्र विरेचनीय मतलब मूत्र का रंग चेंज कर रहे हैं, पुरुष विरेचनीय मतलब पुरुष का रंग चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, मूत्र की उत्पत्ति क्या है? मूत्र की उत्पत्ति पहली अवस्था में होती है, पृथ्वी जल, इसमें मूत्र की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई। अगर मूत्र की उत्पत्ति यहाँ स्टार्ट हो रही है तो मुझे बताइए, जब मूत्र का रंग बदल रहा है तो आमाशय से लेकर जो अग्नि है उसको अच्छा किया जाता है, मतलब एंड प्रोडक्ट अच्छा होता है तो सिस्टम अच्छी होती है। इस न्याय है यहाँ। तो इसलिए अगर किसी में मूत्र में दोष हो या पुरुष में दोष हो तो भी ये वंध्यत्व आता है, क्योंकि मलाशय पीछे, मूत्राशय आगे, इसके विषाक्त गर्भाशय में एब्सॉर्ब किए जाते हैं, अपान वायु के प्रेरणा से इनफर्टिलिटी आता है। अभी एक हरित संहिता में बताया है, हरित संहिता में वंध्यत्व के 5 टाइप बताए। कौन से टाइप है? एक, बीज तैयार न होना, दूसरा खराब बीज तैयार हो रहा है, तीसरा अकर्मण्य बीज तैयार हो रहा है, और नष्ट पुष्प मतलब तैयार ही नहीं हो रहा। अगर ये बताए गए हैं और हरित संहिता में आचार्य हरित ने उसकी ट्रीटमेंट बताइए, उसकी ट्रीटमेंट एक और सर्वश्रेष्ठ बताए, वो है अनुवासन बस्ती। अगर बीज का दोष है तो उसके लिए उन्होंने बस अनुवासन बस्ती बताया, और
पक्वाशय, बस्ती तो पक्वाशय पे कार्य कर रहा है और पक्वाशय पे कार्य करते अपान वायु को अच्छा कर रहा है। इसलिए अपान वायु इस बीज को तैयार करना, बीज को फोड़ना, बीज का प्रॉपर कार्य करना, ये सब अपान वायु के ऊपर होता है। इसलिए जब पक्वाशय की ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाती है अनुवासन, इसलिए नष्ट बीज भी, नष्ट पुष्प भी तैयार होने लगता है, अकर्मण्य बीज भी प्रॉपर तैयार होने लगता है और ये प्रॉपर कार्य होने के बाद इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व है ये कम हो जाता है। अगर हम ग्रंथ में देखेंगे कि इनफर्टिलिटी किस किस वजह से आ रही है, इनफर्टिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आचार्य चरक में बीज के, मतलब जो बीज है, बीज दृष्टि में इनफर्टिलिटी बताया है। आचार्य सुश्रुत में योनि भाग में, मतलब प्रथम आवर्त से लेकर तृतीय आवर्त तक जो विकृति कोई भी योनि भाग में आ रही है, उस योनि भाग में जो विकृति है उसमें इनफर्टिलिटी बताइए। और तीसरी जो है, जो काश्यप संहिता में बताइए, जात चरना, मतलब इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। मतलब जहाँ गर्भस्त्रावी, मतलब गर्भ रहता है लेकिन स्त्राव हो जाता है, इसका जो बताया है वो जात चरणी, मतलब जो है उसमें बताया है ये गर्भस्त्राव के। लेकिन ये गर्भस्त्राव ये सब होना ये तो अपान वायु के ऊपर ही है। एक एक करके हम जब आगे उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। थोड़ा हम और आगे जाते हैं इनफर्टिलिटी के हिसाब से, क्योंकि जो रजकाल होता है, ये जो आयुर्वेद में ऋतु चक्र बताया है रज के हिसाब से, जो रजकाल होता है वात प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें मासिक पीरियड होते हैं। जो ऋतुकाल होता है, जो ऋतुकाल पता है 16 दिन तक, ये कफ के प्रेरणा से होता है, क्योंकि ये बीज निर्मित करता है, मतलब ये कफ प्राधान्य से होता है। इसलिए जब बीज निर्मित होती है तो हमें कफ प्राधान्यता भी वात के साथ लेनी या देखनी जरूरी होती है। और उसके साथ जो ऋतु व्यतीत काल बताया है, जो परिणाम काल बताया है, वो है पित्त प्राधान्य से, मतलब जब वो संयोग होगा, संयोग होने के बाद वही रहेगा, रहने के बाद उसको आकृति प्राप्त करना, वो प्रॉपर तरीके से कार्य करना, ये जो सब होता है ये सब इस ऋतु व्यतीत काल में, परिणाम काल में होता है। मतलब कंसीव होकर रहना ये पित्त प्राधान्यता है, पित्त प्राधान्य के कार्य के वजह से हो रहा है। और ये जो क्रिया है ये सब के ऊपर कार्य कर रहा अपान वायु है। अब एक एक व्याधि देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि जैसे पीसीओडी हो, अभी सब जगह पीसीओडी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ग्रंथ में उसको अलग कुछ बताया होता है, लेकिन हमें बस सब जगह पीसीओडी उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीसीओडी में कभी ट्रीटमेंट हुई है प्रॉपर, या पीसीओडी चली गई, ऐसा नहीं होता। पीसीओडी के भी बहुत अलग अलग टाइप्स है, और वो अलग अलग जो टाइप है अगर वो समझ में आते हैं और उसमें आयुर्वेद के हिसाब से उसका क्या निदान है और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, अगर ये समझ में आता, ये नॉर्मल होता है। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट थोड़ा मैं एक एलोपैथी के जो आपको समझने के लिए पहले ले लेता हूँ, क्योंकि जो फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं, ये बीजांड जो है इसमें बीज तैयार नहीं होते या बीज फूटता नहीं है। जो फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं ये, और सबसे सिंपल ओवरियन सिस्ट होता है, जो ओवरियन सिस्ट उसमें पानी होता है, जैसे सल्पिनजाइटिस में पानी होता है वैसे इसमें पानी होता है, और पानी होने की वजह से ये जल्दी नहीं जाता, इसके लिए 4-4, 5-5, 9-9 महीने लगते हैं। तो ये जो सिंपल ओवरियन सिस्ट होता है ये तकलीफ उस हिसाब से देता है। कॉम्प्लेक्स ओवरियन सिस्ट होता है ये जल्दी नहीं, ये बहुत टाइप, और उसका जो लेयर होता है बहुत खट्टा जैसा रहता है, इसमें सूजन आई होती है। उसके साथ चॉकलेट सिस्ट, इसमें रक्तस्राव, मतलब इसमें क्या हुआ है, ओरी में ब्लीडिंग हुआ है, ओरी में ब्लीडिंग होने की वजह से ये हेमोरेजिक सिस्ट है और ये बहुत तकलीफ देते हैं निकलने के लिए। उसके साथ एंडोमेट्रियल सिस्ट, एंडोमेट्रियल सिस्ट जो होती है उसमें बीजांड कोश को सूजन आती है और ये तकलीफ होने लगती है। ये बस आपको समझने के लिए कहा। अगर आपके पास अगर कभी समझ नहीं आए कि हम निदान क्या करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका और इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, कोरिलेशन करना भी नहीं है। अब हम जब देखेंगे कि पीसीओडी में हमें क्या क्या लक्षण पेशेंट लेके आता है, सबसे इंपॉर्टेंट इरेगुलर पीरियड, पारी के ऊपर या पीरियड के ऊपर नियंत्रण किसका है, अपान वायु का, इसलिए इरेगुलर पीरियड आते हैं। उसके साथ उसका जो वर्ण है वो कृष्ण होने लगता है। उसका वेट गेन होता है, 80-90% इसमें वेट गेन होता है और 10-20% उसमें वेट लूज हो जाता है। इसमें ये सिम्प्टम दिखाई देते हैं। उसमें बाल झड़ने लगते हैं बहुत, बाल झड़ने के बाद इसमें हिरसुटिज्म जैसे स्किन पे या उस पर बाल आने लगते हैं। और उसके साथ ये जो है क्रोध, चिड़चिड़ापन, मानसिक चिड़चिड़ापन, इसके सिम्टम्स है। अगर ये आप सिम्टम्स लेंगे तो आपको समझ में लाएगा ये सब सिम्टम किसके हैं, ये रसव स्त्रोत दृष्टि के सिम्टम है।
अब यहाँ रसव स्रोतस दृष्टि के सिम्टम्स है और उसके साथ शुक्र दृष्टि के सिम्टम्स है। अब जब रस और शुक्र दृष्टि है उसके साथ अपान वायु दृष्टि आती है तो ये संप्राप्ति आएगी। देखिए हमें पता है वात प्रकोप हुआ तो वात का श्लोक है वायु विभजति। विभजति मतलब क्या है, अगर एक शिष्ट हुआ इसमें तो एक का दो, दो तो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 से 32, ऐसे जो बढ़ाने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये अपान वायु है। क्योंकि वायु विभजति, क्योंकि ये खर गुण से बड़ा, मतलब गुण कौन सा है, खर, लेखन है खरा, ये जो संप्राप्ति है खर गुण। इसलिए यहाँ यदि कभी ठंडी होती है, ठंडी में आपको ड्राइनेस आता है, तो ड्राइनेस आता है तो आप क्या लगाते हैं, कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं, बराबर। तो यह क्या है, रस का मल क्या है, कफ है। अगर रस का मल अगर कफ है तो अगर रस विकृत निर्माण हो रहा है तो कफ विकृत निर्माण हो रहा है। अब जब कफ विकृत निर्माण हो रहा है और शरीर में इतना ड्राइनेस आ रहा है तो स्निग्धता तो चाहिए। तो शरीर में स्निग्धता, कफ की स्निग्धता किस में है, दो ही चीज में, एक तो शुक्र में है और दूसरी किस में है, मेद में है। इसलिए बॉडी चर्बी बढ़ाती है और चर्बी बढ़ाने के बाद जो थुलथुलापन बॉडी में आ रहा है, ये वेट गेन हो रहा है, ये हो रहा है उस संप्राप्ति की वजह से होता है। इसलिए हमें यहाँ रस दुष्टि, शुक्र दुष्टि और सबसे इंपॉर्टेंट हमें पीसीओडी निकालनी है, जो सिस्ट है, जो ग्रंथि है वो निकालनी है। तो हमारी ट्रीटमेंट क्या होगी, हमारी ट्रीटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो रज है वो रज की ट्रीटमेंट हमें यहाँ करनी होगी। रज की ट्रीटमेंट हमें करते हैं तो क्या होता है, वातज रज, पित्तज रज या कफज रज दृष्टि, इसकी ट्रीटमेंट हम जब करते हैं तो जब हमें पता होना चाहिए कि वातज रज दृष्टि कैसी है। इसलिए जब पेशेंट आता है तो उनको पूछो कि कैसी है रज, अगर उनको समझ में आए तो पैड के ऊपर वो लेके आना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उसकी ट्रीटमेंट करती हो तो पीसीओडी अपना, मतलब हमारा डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, हमारा डायग्नोसिस होना चाहिए वातज रज दृष्टि, पित्तज रज दृष्टि, कफज रज दृष्टि या उसके साथ ग्रंथिल रज। मतलब ग्रंथि रज मतलब क्या होता है, जब हम ग्रंथि रज की ट्रीटमेंट भी करते हैं तो वात कफात्मक संप्राप्ति जो है पूरे शरीर की भी कम हो जाती है। अगर वात कफात्मक संप्राप्ति किसी बीमारी में भी है वो भी नष्ट इस संप्राप्ति से कर सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें इसके ऊपर कंट्रोल, क्योंकि अगर वायु नहीं तो पीरियड आएगा ही नहीं ना। अगर पीरियड आया भी तो इसमें जो दोष है उस दोष की अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो पीसीओडी या जो संप्राप्ति है ये कम हो जाता है, आर्तव और ये नॉर्मल तैयार होता है। ये जो आर्तव है वो आर्तव सूक्ष्म है जो अंतफल में जाके बीज तैयार कर रहा है और ये अंदर अस्तर तैयार कर रहा है। ये 16 दिन तक ऐसा होता है, उसके बाद उसकी स्थूल अवस्था रज में परिवर्तित होते हैं। और आर्तव उष्ण है लेकिन रज क्या है, रज रस धातु का है, मतलब शुक्र और रज के दोनों गुण साथ में है। इसलिए जो गर्भाशय में जो अस्तर तैयार होता है, आर्तव रज दोनों के सम्मेलन से रज बाहर निकल रहा है, दोनों साथ में है, अलग नहीं है, क्योंकि दोनों साथ में ये कार्य कर रहा है। इसलिए रज दुष्टि हो जाती है, रस दुष्टि हो जाती है तो भी इनफर्टिलिटी आएगी, या आर्तव दुष्टि होती है तो भी इनफर्टिलिटी आएगी। तो हमें ये दोनों को कार्य के हिसाब से देखना है। अभी ये अपान वायु गर्भाशय में कहाँ कहाँ कार्य कर रहा है, जो अंतफल है वही भी कार्य कर रहा है, वो तेज महाभूत का है। जो अंदर की जो नलिका है और गर्भाशय का जो है ये वायु आकाश महाभूत प्राधान्य है, और जो सर्विक्स से आए अपत्यपत ये आप महाभूत प्राधान्य, यह सब जगह इसके ऊपर कार्य यही कर रहा है। अगर जो बीज अंतफल से गर्भाशय में आ रहा है, अगर बीच में जैसे सल्फिंजाइटिस होता है, सल्फिंजाइटिस मतलब इन्फेक्शन हो या और उसमें पानी हो गया, अगर ये पानी है तो हम ट्रीटमेंट कुछ इन्फेक्शन की करेंगे, हम इसका आयुर्वेद से डायग्नोसिस क्या करेंगे। देखिए पानी है तो हमारे शरीर में पानी कहाँ, पेट में पानी कहाँ तैयार होता है, उदर व्याधि में। हमें इसको उदरवादी की ट्रीटमेंट करनी है। जैसे पेट में पानी हुआ उदर, सिर में पानी जल शीर्ष, घुटने में पानी हुआ ये कोष्ठुक शीर्ष है। वैसे ही जब ट्यूब में पानी होता है तो ये संप्राप्ति आती है। तो हमें ट्रीटमेंट किसकी करनी है, उदर की ट्रीटमेंट करनी है। उदर की ट्रीटमेंट से ही इसको रिजल्ट मिलता है। इसलिए जो उदर में बताए पीतमूल्यादि, अम्बुशोषण और जो नाराज रस बताए, ये देखिए सल्फिंजाइटिस और जो संप्राप्ति है वो जल्दी कम हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुलोम होके विरेचन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपान वायु प्रतिलोम है और ये विकृति हुई है। अनुलोम, अपान वायु को अनुलोम किया जाता है तो विकृति कम हो जाती है। उसके साथ
और एक ट्रीटमेंट एंडोमेट्रोसिस। अभी एंडोमेट्रोसिस मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ जो अस्तर है, जो गर्भशैया है, ये नॉर्मल जगह पे तैयार नहीं हो रही, दूसरे अवयव में तैयार हो रही है। मतलब इस रस का जो रज का विमार्गम हो रहा है, ये आर्तव का विमार्गम, और ये विमार्गम कौन कर रहा है, ये विमार्गम अपानोई कर रहा है। और ये क्यों विमार्गम होता है, रस दूसरे अवयव में विमार्गम क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा होता है, कभी कभी हमें बुखार आता है, बुखार आने के बाद हम क्या करते हैं, एक तो पैरासीटामोल लिया जाता है या कोई बुखार कम करने की दवाई ली जाती है, जिससे पसीना आता है, जिससे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसको स्टिमुलेट किया जाता है, पसीना आता है, बुखार कम हो गया। बुखार कम हुआ, लेकिन जो शरीर की संप्राप्ति है रसदुष्टि है, क्योंकि रस से दुष्टि के वजह से ही जो बुखार आया हुआ है, तो रसदुष्टि वैसी है, और रसदुष्टि की वजह से ये प्रॉब्लम आता है और ये एंडोमेट्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, पांडु में ये रसदुष्टि है, पित्त दुष्टि है, उसके वजह से भी एंडोमेट्रोसिस हो जाता है। तीसरी ग्रहणी व्याधि में, चौथी अतिसार में, अर्श में, और सबसे इम्पोर्टेंट जिनको मिट्टी खाने की आदत है उनमें भी ये होता है। क्योंकि अगर उनमें ये चेंजेस है तो ये हमें देखना जरूरी है कि ये एंडोमेट्रोसिस है, तो एंडोमेट्रोसिस जैसी जो संप्राप्ति है कि जो अस्तर है विमार्गम होके दूसरी जगह तैयार हो रहा है, मतलब वात को अनुलोम करना है, उस जगह के वात को जो अनुलोम करते हैं तो रसदुष्टि को अच्छा करना है, रसदुष्टि को अच्छा करते हैं तो एंडोमेट्रोसिस जैसी जो लक्षण है वो लक्षण कम हो जाएगी। क्योंकि ये हमारे हिसाब से ज्वर में आता है, पांडु में आता है, उसके साथ अम्ल पित्त में आता है, ग्रहणी में आता है, अर्श में आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें मिट्टी खाने के बाद ये स्त्रोतरोध हो जाता है, उनमें ये संप्राप्ति आती है। अगर ये अब हेतु हम जब देखेंगे, अगर उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें एंडोमेट्रोसिस में या उसमें रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये देखना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ अभी जातहरणी जो मैंने बताया काश्यप संहिता में, उसमें क्या बताया है, एबॉर्शन, गर्भस्राव गर्भपात हो रहा है। अभी गर्भस्राव गर्भपात भी हो रहा है, तो अभी मॉडर्न हिसाब से ऐसा होता है कि टॉर्च टेस्ट में, जैसे रूबेला हो, मेगालोवायरस, हर्पिस हो, साइटोमेगालोवायरस हो, तो इस साइटोप्लाज्मा हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अगर ये इन्फेक्शन है तो ये एबॉर्ट हो रहा है या गर्भस्राव गर्भपात हो रहा है। तो इसमें क्या बताया कि जातहरणी जो काश्यप संहिता में बताया है, तो उसमें क्या हो रहा है, तो हम आयुर्वेद से इसको कैसे सोचेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आईजीजी आईजीएम प्रेजेंट आ रहे हैं, तो हमारे हिसाब पे आयुर्वेद में ये कृमि की संप्राप्ति है। जैसे ये वातज कृमि, जैसे हमारे कफज कृमि बताया है, रक्तज कृमि बताया है, और पुरुषज कृमि बताया है। जो कफज कृमि है कफदोष्य है, जो पित्तज कृमि है, रक्तज कृमि है, पित्त दोष की वजह से होते हैं, और जो पुरुषज कृमि है ये पक्वाशय में होते हैं, पक्वाशय में वायु है, इसलिए इसको वातज कृमि कहा जाता है। और ये वातज कृमि कैसे होते हैं, शैत्य होते हैं, मधुर रसात्मक होते हैं, मतलब शीत गुण के होते हैं, इसके वजह से इसका डायरेक्ट इफेक्ट गर्भाशय पे आता है। इसलिए अगर ये कृमि होते हैं तो गर्भस्राव और गर्भपात होता है। इसमें अगर हमें ये नॉर्मल करना है तो हमें ये ट्रीटमेंट भी कृमि की करनी चाहिए, और कृमि की ट्रीटमेंट करने के बाद रसायन चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे पित्तज कृमि हो, मतलब रक्तज कृमि, अभी क्या होता है कि किसी किसी के घर में जैसे कुत्ते या बिल्ली पाली जाती है, लेकिन क्या होता है ये प्राणी है लेकिन योनि अलग है, तो उसके ऊपर जो सूक्ष्म वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो जब स्किन पे आते हैं तो बॉडी में ये चेंजेस, इसलिए जिनके घर में ऐसा है तो उनमें ये पॉजिटिव आने लगता है, क्योंकि ये भी वंश है, और यही रक्तज कृमि जैसे संप्राप्ति शरीर में आते हैं, और रक्तज कृमि जैसी संप्राप्ति करते हैं तो जब कंसीव हुआ होता है, कंसीव होने के बाद जो रक्तवाहिनी होती है उस रक्तवाहिनी में कहीं तो एम्बोली जैसे या उसका पोषण हैम्पर करने के वजह से 3 to 4 मंथ्स में अनएक्सप्लेन एबॉर्शन जो होता है ये रक्तज कृमि के वजह से होता है। और ये रक्तज कृमि जब हम ट्रीट करते हैं तो ये बार बार जो गर्भस्राव होता है या गर्भपात होता है ये हम रोक सकते हैं। उसके साथ उत्तर बस्ती, जब ये कृमि की ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ हमें उत्तर बस्ती देना है, और उत्तर बस्ती जब देते हैं वो उत्तर बस्ती होता है रोइश गवत सिद्ध घृत या सिद्ध तेल का अगर आप देते हैं, या तृण पंचमूल सिद्ध घृत या सिद्ध तेल का उत्तर बस्ती देते हैं, तो बार बार जब ये गर्भस्राव गर्भपात होता है वो भी कम हो जाएगा।
और एक जातहरणी में कश्यप संहिता ने बताया। जातहरणी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि कोई कोई लोग मन्नत मांगते हैं कि मुझे बच्चा हो या मुझे कोई ये हो, या इससे पहले किसी ने मन्नत मांगी होती है, तो हम कहते हैं ये है क्या, ऐसा होता है क्या? कोई मन्नत मांगता है तो हमें उसके बैड बॉडी में दिखाई देते हैं क्या? हाँ, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमारे शरीर में है ये पांचभौतिक में है, पूरे निसर्ग में है। जब हम कोई मन्नत मांगते, चलो हमने गणपति को, आराध्य है आपके, गणपति को मन्नत मांगी, ऐसा देखिए, जब गणपति को मन्नत मांग रहे हैं तो आपने उस जो निसर्ग में गणपति है या आराध्य, उनको आपने मानी मंगत। लेकिन क्या होता है जब आप उसको मांगते हैं तो आपके शरीर में भी गणपति का अधिष्ठान है, कहाँ है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पे वो अधिष्ठित है। जब मूलाधार चक्र पे वो अधिष्ठित है, उसका कंट्रोल अपान वायु के ऊपर है, और ये जो है मूलाधार चक्र पूरे जननेंद्रिय को कंट्रोल कर रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, जब आप मन्नत मांगते हैं तो गणपति को आप ये आप करेंगे, वो आप करेंगे, तो उससे क्या होता है कि वो आपके शरीर में जो दोष है, वो दोष के अपान वायु की या उसकी प्रेरणा से वो शरीर के जो अपान मतलब मूलाधार चक्र में के ऊपर जो जो अवयव है उसके ऊपर प्रॉब्लम आता है। कभी जब मन्नत, ये ग्रंथ बता रहा है, जब मन्नत पूरी की जाती है तो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसलिए अध्यात्म व्यू आयुर्वेद में क्यों बताया है, अगर आपको अपान वायु दिखाई दे रहा है लेकिन मानते हैं ना, अभी प्राणवायु तो दिखा दे रहा का नहीं, लेकिन मानते हैं ना, वैसे भी ये चीज़ें हैं जो हमारे शरीर पे एक्ट होके जो कार्य करती है, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। तो जो जातहरणी, जो कश्यप संहिता, गर्भस्राव गर्भपात, यही भी रीजन है जो मन्नत मांगने में बार बार जो गर्भस्राव गर्भपात होता है, जब ये जो मन्नत होती है वो मन्नत पूरी की जाती है तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। जो बॉडी के ऊपर, धातु के ऊपर, या जो हमारे दोष के ऊपर जो प्रॉब्लम, जो उसके ऊपर, उसके वजह से जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाते हैं, और इनफर्टिलिटी या जो कि बाकी के प्रॉब्लम है ये अच्छे होने लगते हैं। उसके साथ हम जैसे अभी बार बार ऐसा होता है कि आजकल IUI कर रहे हैं, IVF कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि IUI क्या होता है, गर्भ जो है, मतलब बीज जो है गर्भाशय तक, और जो शुक्र है अपान वायु तक लेके आता है। ये सब कार्य कौन कर रहा है, उसका सहयोग करने का काम कौन कर रहा है? अपान वायु कर रहा है। अब ये अपान वायु कार्य कैसे कर रहा है? देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कोई खेती कर रहे हैं, खेती करते हो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ज़मीन चाहिए। ज़मीन मतलब गर्भाशय अच्छी चाहिए, क्वालिटी की चाहिए, उसके साथ उसकी मशागत करते हैं। जब मशागत होती है तो उसमें सब आता है। मशागत मतलब क्या कि सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड रेगुलर आना, हाँ, बीज अच्छी तरह से फूटना, प्रॉपर बिल्डिंग होना, ये सब जो होते हैं, अस्त्र प्रॉपर तैयार होना, ये सब जो क्रिया होती है, ये सब क्रिया ये अपान वायु की प्रेरणा की वजह से होती है। उसके साथ तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कि बीज अच्छा चाहिए। अगर जमीन में आप बीज प्रॉपर नहीं डालेंगे तो बीज नहीं प्रॉपर डालेंगे तो हो गया, तो स्त्री बीज और शुक्र ये प्रॉपर होना जरूरी होता है। उसके साथ चौथा जो इम्पोर्टेंट है, चलो बीज भी अच्छा है, शुक्र अच्छा है, स्त्री बीज अच्छा है, लेकिन अगर आप वो बीज ज़मीन में डाल रहे हैं तो ज़मीन में डालने के बाद मुझे बताइए वो संयोग होके वो बीज आ रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट उसको क्या चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट उसको पहले खाद चाहिए, पानी चाहिए, उसका पोषण चाहिए, और उसके सबसे इम्पॉर्टेंट वातावरण चाहिए। अगर वो वातावरण प्रॉपर है, ये इम्पॉर्टेंट है वातावरण। वातावरण क्यों बोला? अभी देखिए ठंडी का सीज़न आता है, उसमें चना आता है, मतलब हर एक सीज़न में, जैसे अभी फरवरी का महीना आता है उसमें आम का सीज़न आता है। मतलब ज़मीन सेम ही है, पानी सेम ही है, खाद भी सेम ही है, लेकिन आया है क्या? नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए वो वातावरण लगता है। अगर वो वातावरण हो तभी वो रुझने लगता है। इसलिए शुक्र आर्तव जो है उसका संयोग होता है, ये संयोग अपान वायु करता है, और वहाँ वातावरण निर्मित जो है रुझने का, वहाँ प्रॉपर संयोग होके गर्भ निर्मित का जो कार्य कर रहा है वो अपान वायु है। जब तक ये अपान वायु प्रॉपर नहीं होता, आर्तव और शुक्र का जो संयोग है प्रॉपर नहीं होता, अगर ये अपान वायु विकृत है तो आर्तव भी आता है, शुक्र भी आता है, वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि इसके
हिसाब से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये संयोग प्रॉपर नहीं होता और आकृति, ये संयोग न होने की वजह से गर्भधारणा प्रॉपर नहीं होती। इसलिए अपान के ऊपर हमें ट्रीटमेंट करनी है। जैसे IUI भी कर रहे हैं, IUI कर रहे हैं, तो IUI करने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, एक तो वो डॉक्टर है, सब वो ऑपरेशन का दिख रहा है सब, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, उसकी मानसिक अवस्था प्रॉपर है या नहीं देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर IUI IVF भी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह का है, शुक्र और आर्तव संयोग हो तो मानसिक, मतलब जो मैथुन अवस्था है उसमें मन और शरीर की अवस्था उस लेवल तक आती है तो बीज प्रॉपर तैयार होता है। यहाँ क्या हो रहा है, शुक्र अलग है, फिर गर्भाशय में डाला जा रहा है, तो वो मानसिक अवस्था नहीं होती और मानसिक अवस्था की वजह होने वाला आगे के जो बच्चे हैं वो प्रॉपर कैसे तैयार होंगे, वो बच्चे हमें अच्छे चाहिए। इसलिए नेचुरल जो रहता है, नेचुरल कंसीव होना, अगर ये हिसाब से हम जाएंगे तो नेचुरल कंसीव होना बहुत नॉर्मल तरीके से हो सकता है। इसलिए हमें ये देख रहे हैं, क्योंकि हमें उसके साथ प्रॉपर तरीके से जो ग्रंथ में बताया है कि शुक्र आर्तव संयोग प्रॉपर होता है तो बच्चा ही उसी क्वालिटी का होता है। अब थोड़ा जाते हैं रज की तरफ। अभी रज क्या है, इसलिए अपान का कैसे, इसमें एक श्लोक है, मैंने बता रहा हूँ, गर्भाशय अनुप्रवेशे अवतिष्ठते, मतलब गर्भधारणा करने के लिए ये वायु कारणीभूत है। जब तक ये वायु नहीं रहेगा गर्भधारणा नहीं होगी। गर्भधारणा नहीं होगी तो शुक्राच्छा तैयार न होगा, मतलब ये प्राण अपान वायु से अच्छा नहीं होगा, शुक्राच्छा तैयार नहीं होगा, ये अपान वायु अच्छा नहीं होगा, अर्थव अच्छा तैयार नहीं होगा, ये अपान वायु अच्छा नहीं, रज प्रॉपर तैयार नहीं होगा। अब ये प्रॉपर तैयार नहीं होगा तो आगे की क्रिया ही प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए हमें ये अपान वायु को अच्छा करते हैं, वायु को अच्छा करते हैं तो यह क्रिया होती है। अभी रज, रसादेव स्त्रिया रक्तम रज सज्ञ प्रवर्तते, मतलब रस धातु से रज की उत्पत्ति हो रही है। और ये क्या है, अर्तव शुक्र जो होता है, शुक्र होता है बहिर्प्रवृत्त और अर्तव होता है अंतर्प्रवृत्त। वैसे ही रज बहिर्प्रवृत्त होता है और अर्तव होता है अंतःप्रवृत्त। ये जो नूतन अवस्था में जो होता है, नूतन अवस्था मतलब क्या है, नूतन अवस्था मतलब जब पीरियड आने के बाद जो पहले 16 अवस्था में ये नूतन अवस्था है, जहाँ अस्तर जो गर्भाशय तैयार हो रहे हैं वो आर्तव के फॉर्म से, जो बीज तैयार हो रहा है वो आर्तव का है। और यही जब पुराण होता है, पुराण अवस्था में जाता है तो उसको ही रज कहा गया है। मतलब नूतन अवस्था में है वो आर्तव है, वही पुराण हो जाता है तो रज है। इसलिए रज इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमारे ग्रंथ में रजस वाला परिचर्या बताई है। रजस वाला परिचर्या बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, भाव मिश्र ने कहा है गर्भो दोषा तत् अपनुयात, मतलब भाव मिश्र बता रहे कि रजस्वला परिचर्या पालन की जाती है तो गर्भ में दोष नहीं आते। रजस वाला परिचर्या प्रॉपर फॉलो नहीं होते तो गर्भ में दोष आते हैं, मतलब जो बच्चा है उसमें भी दोष आते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट रजस वाला परिचर्या है। अभी रजस वाला परिचर्या में थोड़ा देखेगी रजस वाला परिचर्या क्या है जो बताइए, क्योंकि पीरियड आना 3-4 दिन तक फ्लो होना प्रॉपर होना ये तो अपानवायु के क्षेत्र में है। लेकिन जो ग्रंथ में परिचर्या बताए उसमें क्या बताया कि आराम करना चाहिए, मसालेदार नहीं खाना चाहिए, एक ही रूम में रहो। अभी कहीं भगवान को या मंदिर में मत जाओ, खाना मत पकाओ, ये कुछ जो चीज़ें ग्रंथ में बताइए, इसका विश्लेषण क्या है, इन्होंने क्यों ये सब बताया है, ये कभी हमने सोचा है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा आज हम देखते हैं। क्योंकि जब रजस वाला स्त्री होती है तो उसमें क्या होता है, जैसे सूती का अवस्था होती है, जैसे सूती का अवस्था है उसमें जब गर्भावस्था में उस गर्भ में औरत है, मतलब व्रणित कहा जाते हैं, वैसे ही रजावस्था में व्रणित होते हैं, पूरे यहाँ जख्म होते हैं गर्भाशय में अंदर। अगर उस वक्त हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अभी ये विस्पर की याद आ रही है, विस्पर की याद की क्या हो रहे कि वो देख रहे हो कराटे खेल रही है, वो फुटबॉल खेल रही है, वो वॉल के ऊपर से कूद रही है, ये क्या है, ये बस बाहर जो ब्लीड हो रहा है उसके लिए बता रहे हैं। लेकिन अंदर जो ब्लीड हो रहा है उसका क्या, यहाँ क्या बताए, आराम करने के लिए, क्योंकि वो व्रणित है, पूरे शरीर में मतलब गर्भाशय में जख्म है। अगर उस वक्त ये क्रिया वो कर रही है तो उसमें क्या हो रहा है, वो गर्भाशय में
पस जो अंदर व्रण है उसमें पस तैयार होना या वात प्रकोप हो रहा है या जो सब त्रिदोष दोष है उसकी प्रकोपता अवस्था आ रही है, उसके वजह से पीसीओडी की संप्राप्ति आ रही है। सबसे ज़्यादा भी पीसीओडी इसके वजह से हो रहा है, जो आराम नहीं कर अवस्था में भागा दौड़ी करे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मसालेदार नहीं खाने के लिए कहा। अगर ये पित्त प्रकोप हो रहा है तो और संप्राप्ति बढ़ रही है। उसके साथ हमें कहा है कि आपको जो सब पुराने जो लोग थे ला के देते थे, आप ये खाओ, आप खाना मत पकाओ। हम कहते हम तो आप मंदिर में मत जाओ, हम तो कंधे से कंधे मिलाने वाले हैं, हम ये क्यों ना करें। बराबर है, आप सब लोग आदि शक्ति के रूप हैं, आदि शक्ति हो आप। जब देवी महात्म्य में बताए, सप्तशती में बताया है, जो आदि शक्ति है महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इन्होंने ही फिर आगे जाके ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लिया। इसलिए जो स्त्रियों में ही पुरुषत्व है, इसलिए पुरुष में जो स्तन है ये क्या है, रूडिमेंट्री स्वरूप है स्त्रियों के। इसलिए सब वो आदि शक्ति के रूप है। उनको अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद ग्रंथ में ये बताया है, उनको अलग रखने के लिए नहीं बताया है। उनको उनका जो शरीर है वो प्रॉपर, कोई बीमार है इसलिए वो बताया है। अगर हम खाना पकाते हैं, पीरियड आ रहे तो हमें पता है जब पीरियड चालू है, रजस स्त्राव चालू है, तो उस वक्त क्या हो रहा है, ये सब टॉक्सिक है शरीर के, शरीर की शुद्धि है। शरीर की शुद्धि पीरियड के यहाँ से योनि मार्ग से भी जा रहे हैं, सांस से भी हो जा रहे हैं और त्वचा से भी हो जा रही है। इसलिए उसका रिसर्च हुआ था कि ये स्वैब लेके, जिनको पीरियड नहीं है और जिनको पीरियड है उनका, तो जिनका पीरियड है उनके स्वैब ले तो उसमें बहुत तरह के वायरस, मतलब जो कृमि है वो दिखाई दे, मतलब उस वहाँ से भी जा रहे हैं। अगर कोई गजरा लगा रहे हैं तो गजरा लगाइए, जो जिनको पीरियड नहीं वो सूखता नहीं है, लेकिन जिनके पीरियड चालू विद इन आधा घंटे में सूख जाते हैं। मतलब वायु विषय स्किन से कितने बाहर निकल रहे हैं आप देखिए। वही अगर उस हिसाब से उस वक्त खाना पकाया जाता है तो वही टॉक्सिक फूड खाने के ऊपर आते हैं। इसलिए वाग्भट आचार्य ने रुद्रोग का और अर्बुद मतलब कैंसर का सबसे बड़ा ही तो क्या होता है, रजस्वला के हाथ से खाना खाना। ये आचार्य बता रहे, क्योंकि ये जो भावना है, ये जो विषय है, उसको स्पर्श करने के बाद ये जब खाया जाता है, ये जो वो शरीर में जाके त्रिदोष प्रकोप करके रुद्रोग की उत्पत्ति कर रहा है, यही शरीर में अर्बुद की उत्पत्ति कर रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि क्यों हमें आराम नहीं कर। अगर और ये कहा कि बालों को धोइए भी मत 4-5 दिन तक। क्यों नहीं धोना है? जब हम बालों को धोते हैं तो क्या होता है, जब हम स्नान करते हैं तो सब रक्त पुरवठा जो होता है, पूरा के पूरा रक्त पुरवठा का ऊपर स्किन के तरफ आने लगता है। अभी क्या हो रहा है, पूरा का फ्लो नीचे की अनुलोम गति की तरफ है, और अनुलोम गति को अगर वो बाहर निकल जाए तो अपन का अवरोध हो जाता है, तो उससे और प्रॉब्लम आता है। कभी आपने देखा कि लड़कियों को बाल काटने के लिए नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? हम काट सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपके लिए बताया है। आपने कभी देखा, आप बाल जलाइए, जलाने के बाद क्या होता है, गंधक जैसी बदबू है उसमें, और वो जब आप उसमें लेके जाते हैं सूरज की किरणें में तो क्या है, उसमें लोह है। अगर जब गंधक जैसे, गंधक क्या है, पार्वती का रजत, मतलब ये बाल ये जो है ये डायरेक्ट गर्भाशय से और गर्भाशय के प्रेरणा के, मतलब यहाँ काटा तो गर्भाशय में जो वात प्रकोप होता है ऐसा कहा है, उसके वजह से कष्टार्तव, अनार्तव और इनफर्टिलिटी जैसे जिन जिन को पीरियड में प्रॉब्लम आते हैं, ये बार बार जब बाल कटाते हैं, हाँ बाल काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लो है उस सीजर से मत काटो, स्वर्ण के सीजन से काटो, मतलब सोने की जो सीजर है वो करो। क्योंकि बचपन में ऐसे करते थे कि अगर किसी के पहले बाल काटने तो सोने की सीजर यूज़ करते थे, जिससे ये वात प्रकोप नहीं होता। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि भगवान के यहाँ क्यों नहीं जाए, हम तो आदिशक्ति, अरे आप आदिशक्ति हो नो प्रॉब्लम, लेकिन भगवान के पास क्यों नहीं जाना है? हमें पता है क्या, जब मंदिर होता है या हम घर में जो हमारा जो देवघर होता है उसमें जो होता है, हम हर रोज़ उसकी पूजा करते हैं, अगर कंटिन्यू जब पूजा करते हैं तो वहाँ क्या है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। और पॉजिटिव एनर्जी मतलब क्या है कि आपकी साधना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ क्या होता है, ये जो प्राण है वो प्राण क्या करता है, ये जो प्राण होता है ये प्राण क्या कर रहा है, ऊर्ध्व की तरफ आता है, और ऊर्ध्व प्राण होता है। तब क्या बता है, इसका एक श्लोक है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपानो कर्षति प्राणम
प्राणो अपाने च कर्षति। मतलब क्या है, अपान प्राण को खींचता है और प्राण अपान को खींचता है। मतलब देखिए, जब हम मंदिर में जा रहे हैं तो प्राण ऊर्ध्वग है, वो अपान को खींचता है क्योंकि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है मंदिर में जाने। अब मुझे बताइए, जब वहाँ जाएंगे और अपान ऊर्ध्व की तरफ आ रहा है क्योंकि प्राण अपान को खींच रहा है, तो उस वक्त क्या हो रहा है, तो जो पीरियड आ रहे हैं उसकी गति जो है अधोगति है, और अधोगति होने के वजह से अगर वो ऊर्ध्व गति हो गई, वही टॉक्सिक बॉडी में फिर रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कष्टार्थो, अनार्थो, ये पीसीओडी इसकी संप्राप्ति आ रही है और इनका एजिंग फास्ट होने जाता है, जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। इसके वजह से बताया है। आप मुझे बताइए, आपने हाथ लगाया, आपको हमें ही उस परमात्मा ने बनाया है। अगर उस परमात्मा ने हमें बनाया है, उसको हम स्पर्श करेंगे तो उनको क्या तकलीफ है? उनको कुछ नहीं होने वाला है, तकलीफ हमें है। इसलिए उन्होंने बताया कि ये मत करो क्योंकि आपको तकलीफ होगी। आप उनकी जो एनर्जी है, उनका जो फोर्स है, उनकी जो ऊर्जा है, वो सहन नहीं होती, उसके वजह से हमें प्रॉब्लम आते हैं। इसके वजह से ये तकलीफ है। इसलिए रजस वाला स्त्री को ये कहा गया है। अगर ये कहा होता है, अगर ये किया तो इसमें अपान प्रकोपित हो जाता है, और अपान प्रकोपित होने के वजह से ये सब जो प्रॉब्लम है, ये सब उसमें प्रॉब्लम आने लगते हैं, ये सब क्रिया होने लगती है। ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों बता रहे हैं ये सब? देखिए, हम कभी ग्रंथ के तरफ उस हिसाब से देखते ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इनफर्टिलिटी आने ही वाली है, क्योंकि ये हुआ है। क्यों हम हेतु नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, रजस वाला में ऐसा ऐसा हुआ है क्या? हमने कभी हेतु के तरफ हिसाब से देखा ही नहीं है। चरक आचार्य कहते कि हेतु का पहले विनाश करो, हेतु पहले नष्ट करो, और हेतु कंटिन्यू है और आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा इसके? इसलिए हेतु इम्पॉर्टेंट है। ये जो रजस वाला परिचर्या, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए गर्भोदोषा तत् अपनुयात, भाव मिश्र बता रहे हैं कि रजस वाला परिचर्या पालन अगर प्रॉपर किया होता है तो गर्भ में दोष नहीं आते, ऐसे भाव मिश्र बोल रहे हैं। और अगर नहीं पालन किया होता है तो गर्भ में दोष आते हैं, ऐसे ग्रंथ में बताया हुआ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कैसे कार्य कर रहा है और रज और आर्थ के हिसाब से हमें कैसे। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है? हमने कभी देखा है क्या? ये थायराइड बढ़ रहा है, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, ये किसके ऊपर है? आयुर्वेद में इसको कभी सोचा है कि कैसे कार्य करता होगा? थायराइड बढ़ रहा है तो पिट्यूटरी का एंडोमेट्रियम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? इसको हम कैसे आयुर्वेद में लिखते हैं? देखिए, थोड़ा आप थायराइड को लेते तो हम समझ में आएगा। हमें पता है रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा शुक्र तैयार हो रहा है। ये सब धातु तैयार हो रहे हैं। ये सब धातु तैयार होने के बाद हर एक अवयव का पोषण वही कर रहे हैं। गर्भाशय रस, रक्त, कफ और मेद और कफ के प्रसाद से होता है। थायराइड रक्त मांस से, पिट्यूटरी रक्त मांस से, एड्रेनल रक्त मांस से। मतलब ये जो ये होते हैं किससे हो रहे हैं? रक्त और मांस से, बराबर। अगर मुझे बताइए, आप हर रोज 50 kg वेट उठा रहे हैं, आप 50 kg वेट उठा रहे हैं और आप 6 चपाती खा रहे हैं। 6 चपाती खाते वक्त मैंने कहा आप 50 kg वेट उठाइए, आपका सब अच्छा चल रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, दूसरे दिन से आपको कहा आप आधा ही चपाती खाइए। आप कंटिन्यू काम करें जब तक शरीर की एनर्जी है, ऊर्जा है, आप चलेगा। उसके बाद क्या होगा? मतलब उसके बाद विकृति आने लगेगी। एग्जैक्टली लीवर से जो इस अवयव की तरफ जो पोषण जा रहा है कि लीवर में ही रक्त की उत्पत्ति है, लीवर में ही मांस की उत्पत्ति है, उस रक्त मांस का पोषण अगर ग्रंथ तक, मतलब उस ग्लैंड तक जा रहा है और वो फंक्शन कर रही है और वो हार्मोन्स तैयार कर रही है या हार्मोन्स बाहर शरीर को दे रही है, अगर उसको उसका पोषण नहीं मिला तो, अगर आपको खाना नहीं मिला तो क्या होगा? एक तो विकृति आने लगेगी। यह ऐसा ही है, अगर वो नहीं मिला, एक तो विकृति हो रही, उसमें एक तो ज़्यादा हो रहा है, इसको कम हो रहा है। मतलब ये जो हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट कर रहे हैं या हार्मोन्स कम सिक्रेट कर रहे हैं। हार्मोन्स मतलब क्या? इसका कार्य, उस ग्लैंड का कार्य है, वो प्रॉपर कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए इस हार्मोन की उत्पत्ति हमारे हिसाब से रस रक्त से अगर वो ग्लैंड तैयार हो रही है तो इसकी उत्पत्ति लीवर, रक्त जब उत्पत्ति, रस और रक्त उत्पत्ति है तब इसकी निर्मित है, और उसका व्यक्त स्थान पिट्यूटरी है, ब्रन। मतलब उत्पत्ति यहाँ है, व्यक्त स्थान वहाँ है। इसलिए
आधुनिक शास्त्र में जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। आयुर्वेद का जो उत्पत्ति स्थान हमें पता है, अगर उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, हमें वो दवाई बंद कर सकते हैं। इसलिए ये जो हार्मोन्स के हिसाब से हम सोच रहे क्यों हम रस, शुक्र, रक्त और अपान को वहाँ उसके हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो ये नॉर्मल आता है। हम इसको नहीं सोचते, हम आयुर्वेद का जो निदान है, आयुर्वेद के हेतु है, आयुर्वेद के हेतु के हिसाब से, निदान के हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलने ही वाला है। क्योंकि ये जो हम अपान वायु देख रहे हैं, थोड़ा अलग नहीं जाना है। ये जो रज है, ये क्या है? रज आर्तव का पोषक भाग है। आर्तव का पोषक भाग देखिए, जो आर्तव है, जो आर्तव का पोषक, आर्तव के पोषक भाग से ये रज है। और आर्तव क्या है? ये 7 धातु का सार भाग है। सूक्ष्म आर्तव जो रज है, सूक्ष्म रूप से जो बीज रूप आर्तव है उसको व्यक्त करना, स्थूल करना, ये किसका काम है? रज का काम है। और गर्भाशय में अंतर्भाग में गर्भ की उत्पत्ति करना, ये आर्तव का कार्य है। व्यक्त रूप होने के बाद ये अग्नि से प्राप्त होके धातु तक ये क्रिया करता है आर्तव, और गर्भ धारणा करता है, ये आर्तव का है। इसलिए हमने ये सब लिया। रक्तमापी रज संज्ञम रसादेव प्रसाद भाग जन्यम। ये चक्रवाणी में बताया कि रज रक्त सदृश है और ये प्रसाद भाग है, ऐसा रजन है। और ये आर्तव का प्रसाद भाग है। और आर्तव रज का जो संयोग होता है तो गर्भशैया प्रॉपर तैयार होती है, और ये गर्भशैया तैयार करना अपान वायु का काम है। ये कोई भी अच्छा हो, जब तक अपान वायु, जब तक ये वायु अच्छा नहीं है तब तक कुछ भी प्रॉपर नहीं हो सकता। बार बार बस एक बीज, बार बार ये रस, बार बार ये रज, उसके ऊपर देखने से रिजल्ट नहीं मिलता। पहले हमें देखना है अपान वायु, पहले हमें वायु देखना है, फिर हमें उस जगह जाना है। देखिए कहीं क्या बोलते हैं, बादल आ जाता है, बादल मतलब, तो उस वक्त क्या होता है, जहाँ जहाँ बादल जाएगा वहाँ वहाँ के जो पेड़ लेगा, पत्ते लेंगे, वहाँ की मिट्टी लेगा, तो उस वक्त देखिए अवृत्त आवास है, अंदर वायु है, उसके बाद वो है जो लिया हुआ है वो घूम रहा है जोर जोर से, लेकिन उसको घुमा रहा है कौन? बाहर का वायु। इसलिए अवृत्त जो है वातवाद में क्यों बताया है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये अवृत्तवाद हम जब सब समझ में आएगा, जैसे ये अपानोर्त व्यान होगा, अपानोर्त प्राण होगा, अपानोर्त उदान होगा, ये जब समान होगा, ये जब समझ में आएगा तो ये ट्रीटमेंट करने में हमें बहुत आसानी होगी। ये हार्मोन्स की ट्रीटमेंट करने में बहुत आसान होगी, पीसीओडी की ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए हमें ये देखना है और हमें ये ट्रीटमेंट के हिसाब से अपान वायु समझना है। अब आगे है गर्भ निष्क्रमण। अभी गर्भ निष्क्रमण क्या है? 9 मंथ्स तक क्या कर रहा है? अपान वायु क्या कर रहा है? गर्भाशय का मुख संकुचित करता है, और गर्भाशय का मुख संकुचित करते हुए गर्भाशय का साइज में जो बढ़ा रहा है, जो इलास्टिसिटी, ये अपान वायु की प्रेरणा के वजह से है। जो गर्भाशय का साइज भी बढ़ा रहा है, आकारमान जो बढ़ा रहा है, ये अपान वायु के प्रेरणा के वजह से। और जब प्रसूति हो रही है, प्रसूति के समय जो गर्भाशय का मुख है वो विकसित करना, ये भी अपान वायु की प्रेरणा के वजह से होता है। इसलिए अगर इससे पहले गर्भाशय का मुख विकसित हो रहा है, गर्भस्त्राव हो रहा है, तो समझ ले कि ये अपान वायु की दृष्टि है। बार बार गर्भस्त्राव हो रहा है, तो इस वक्त हमें अपान वायु की दृष्टि की वजह से गर्भस्त्राव, क्योंकि जो सर्विक्स है, सर्विक्स का मुंह खोलने का काम, एक टाइम पे करने का काम ये अपान वायु कर रहा है। इसलिए 9 मंथ में गर्भाशय का मुंह विकसित करने का काम इसका ही है। इसके वजह से जो यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी मसल जो अवी है, ये भी तैयार करने का काम ये अपान वायु का है, और ये प्रॉपर गर्भ निष्क्रमण करता है। ये भी कार्य अपान के, अगर वो अपान अनुलोम नहीं होगा, अनुलोम नहीं होता तो ये क्रिया प्रॉपर नहीं करता है। इसलिए गर्भ निष्क्रमण, अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो अपान वायु प्राकृत चाहिए। इसलिए 9 मंथ में अनुवासन बस्ती बताया है, ये वायु को अनुलोमन करना है। जो वृक्ष खरगुण है वो वृक्ष गुरु का अनुगमन करना है, तो प्रॉपर अनुलोमन क्रिया होकर गर्भ निष्क्रमण प्रॉपर होगा। उसके साथ शकृत निष्क्रमण, गर्भ आर्तव शकृन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया, उसमें शकृत मतलब पुरुष निष्क्रमण। अभी यहाँ जो बताया है पुरुष निष्क्रमण, ये क्या है? अन्नपचन के बाद
अन्नमल जो है वो असारवा किट्ट है, बराबर। ये जो पुरुष है, ये जो मल है, ओनली अन्नमल से तैयार हो रहा है क्या? नहीं है। किट्ट मतलब ओनली अन्न का असार भाग जो पुरुष वो है, लेकिन उसके बाद वो पुरुष और सबसे इम्पोर्टेंट जो धातु में से मल आया हुआ है वो दोनों मिला के पुरुष हो रहा है, दोनों मिला के मल भाग है। मतलब अन्न का मल और धातु का मल दोनों मिलके पुरुष है। किट्ट ओनली अन्न का मल इसलिए पुरुष का है, या मूत्र जो है वो किट्ट में आता है। उसके बाद धातु का मल और अन्नमल दोनों मिलके पुरुष है। अब ये पुरुष अपन में यहाँ क्या काम कर रहा है? अपन में क्या कर रहा है? जो उत्तर गुदा तक जो पुरुष को लेके जाना उसका काम है, और उसके बाद उत्तर गुदा का आकुंचन करना मतलब इसका ही काम है। फिर अदर गुदा मतलब जो एनल कैनल है, एनल कैनल से लेके फिर मल को विसर्जन करना इसका कार्य है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ओपनिंग ऑफ एनल स्फिंक्टर जो कार्य है, ये किसका कार्य है? ये कार्य है प्राणवायु का। मतलब धारण करना जो कार्य है मन से प्राणवायु कार्य करवा के लेता है। धारण करना जो मूत्र और मल का धारण करवाता है प्राणवायु कार्य कर रहा है, और उसके साथ मल का विसर्जन करना उत्तर गुदा से लेकर अधर गुदा तक मतलब एनल कैनल तक उसको निष्क्रमण करना, ये जो कार्य है ये कार्य किसका है? ये कार्य अपान वायु का है। अगर ये कार्य नहीं हुआ, मलाष्टंभ हुआ, तो एक मलाष्टंभ का श्लोक बताया है। क्या बताया है? कि अपान वायु के प्रेरणा के वजह से शक्रुता पिंडिको दोष्टो शुरो प्रतिशाय शुरो रोजा। मतलब अगर ये अपान वायु प्रत्यम हुआ तो पिंडिको दोष्ट लक्षण आ रहे हैं, शिरशूल आ रहा है, प्रतिशाय देखिए ऊर्ध्व भी मतलब कफत है, मतलब शिरशूल भी आ रहा है, प्रतिशाय भी मतलब अगर मलाष्टंभ हो रहा है, ये अपान वायु प्रत्यम हो रहा है तो पिंडिक दोष्टन प्रतिशाय शिरोरोजा ये लक्षण भी आ रहा है। इसलिए अपान वायु अनुलोमन होता है तो मल निस्सरण प्राकृत तरीके से होता है, इसके ऊपर इसका ही कार्य है। और अपान वायु प्रॉपर होता है तो मल अच्छा होता है, तो मल में जो विषाक्त तत्व है ये गर्भाशय में अब्सॉर्ब नहीं हो गए, गर्भाशय में अब्सॉर्ब नहीं हो गए तो इनफर्टिलिटी नहीं आएगी। इसलिए मल का विसर्जन होता है तो 70% जो इनफर्टिलिटी होती है मल प्रॉपर विसर्जन होता है, मूत्र प्रॉपर विसर्जन होता है। तो 70% जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी अपत्य प्राप्ति नहीं है, इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं अगर ये अनुलोमन करते हैं तो भी इनफर्टिलिटी या वंध्यत्व है वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट मूत्र निष्क्रमण। अभी ये मूत्र निष्क्रमण जो बताया है, मूत्र निष्क्रमण के हिसाब से जो ग्रंथ में बताया है ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये है किट्टम अन्न से मूत्रम। अभी यहाँ जो बताया है किट्ट, किट्ट मतलब क्या? मूत्र मतलब जब तीसरा अवस्था पाकता है तो सार किट्ट विभाजन होता है तब मूत्र है क्या? नहीं है। यह हमें कब समझ में आएगा कि ये क्या है? मूत्र पोषक जलीय अन्न है। किट्ट मतलब क्या? मूत्र पोषक जलीय अन्न मतलब क्या है? मूत्र कब तैयार होता है? मूत्र की उत्पत्ति है मूत्र पोषक जलीय द्रव्य और जो धातु में से जो क्लेद आया है वो, मतलब धातु में से जो क्लेद आया है, मतलब रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा में जो मल तैयार होता है उसमें स्थूल मल और सूक्ष्म मल। स्थूल मल क्या है? जो पित्त कफ खमल ये स्थूल मल है, लेकिन सूक्ष्म मल क्या है? सूक्ष्म मल क्लेद है जो अपान वायु में हमने सब डिटेल बताए थे। जो सूक्ष्म मल है वो उसको क्लेद का है, इसलिए मूत्र से क्लेद वहानम ऐसा कहा है। तो ये 7 धातु का जो क्लेद है वो क्लेद और जो पक्वाशय में तैयार हुआ जो किट्ट है मूत्र पोषक अंश हम करेंगे, ये दोनों जब वृक्क में जाके मूत्र तैयार कर रहे हैं, मतलब मूत्र पक्वाशय में जाके जो वृक्क में तैयार हो रहा है फिर वो बस्ती में आ रहा है। मतलब मूत्र मतलब डायरेक्ट पक्वाशय में तैयार होने वाला पुरुष और मल नहीं है, मूत्र और मल नहीं है। मूत्र फिर बाद में तैयार होता है मूत्र पोषक अंश, और शरीर के जो क्लेद है वो क्लेद लोके उसके ऊपर क्रिया होती है, उसके ऊपर क्रिया होके वृक्क से फिर बस्ती में आता है। उसके ऊपर सबके ऊपर क्रिया और सबके ऊपर कार्य किसका है? सबके ऊपर कार्य ये अपान वायु का है। अगर ये अपान वायु विकृत हो गया
तो इसके वजह से किडनी फेल्योर है, उसके वजह से जो मूत्राघात जैसी संप्राप्ति है, उसके वजह से मूत्रकुंज जैसी संप्राप्ति है, इस प्रेरणा के वजह से होते हैं। अगर ये अपानवायु अच्छा होता है तो मूत्र पोषक और क्लेद दोनों अच्छे होते हैं। अगर वो मूत्राघात जैसी संप्राप्ति होती है या किडनी फेलियर जैसे, तो क्लेद जो है धातु में का, जो धातु से आया हुआ जो मूत्र पोषक है, मल है, वो किडनी से वो बाहर नहीं निकल रहा है, वो खून में मिक्स हो जाता है, उसके वजह से क्रिएटिनिन ब्लड बढ़ रही है। तो उस वजह से हमें ये अपानवायु अगर प्रॉपर कार्य करता है, धातु का क्लेद और जो अन्नमल से तैयार हुआ मूत्र पोषक अंश वो प्रॉपर कार्य करके मूत्र तैयार हो रहा है। मूत्र किससे बाहर निकल रहा है? मूत्र नलिका से, फिर बाहर बस्ती से या जो मूत्र नलिका है वहाँ से वो बाहर निकल रहा है। इसलिए इसके ऊपर अपानवायु का कंट्रोल है। और ये पुरुष अग्निवायु का बहुत प्राधान्य होता है और जो मूत्र है वो जल और अग्नि के प्रेरणा से होता है। इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट है। और ये पुरुष द्वारा जो कला है, जो उन्नुक से लेकर पक्वाशय से लेकर गुदा तक, संपूर्ण पक्वाशय तक एक पुरुष द्वारा कला है, जिसमें ये मलमूत्र का हिसाब से कार्य होता है। इसलिए इसके ऊपर सब मतलब इसका कार्य जो है इसके ऊपर निर्भर है। इसलिए अपानवायु इम्पॉर्टेंट है। हम जब अपानवायु की ट्रीटमेंट करेंगे तो प्राण की भी ट्रीटमेंट होने वाली है, व्यान की भी ट्रीटमेंट होने वाली है, उदान की भी और समान की के हिसाब से कार्य, क्योंकि ये जो है ये हमने आज देखा कि किस हिसाब से वो कार्य कर रहा है। अगर मलावस्तंभ हुआ तो देखिए भूख लगती है, मलावस्तंभ हुआ तो आपको फ्रेशनेस आएगा। तो ये जब प्रॉपर कार्य करता है, जो स्थान दोष है अव्यापन्नानाम, जो अविकृत दोष है वो प्रॉपर रहते हैं, विकृति नहीं होती। जो स्थान है उसमें उसका जो दोष वृद्धि नहीं होती और कार्य प्रॉपर तरीके से होते हैं। ऐसा सर्वश्रेष्ठ अपन है, बहुत सूक्ष्म है, हर एक इसमें लेंगे तो भी हमें बहुत टाइम लगेगा इसके लिए, लेकिन ये जितना हो सके उतना मैं आपको इस टाइम में बता रहा हूँ। और इस हिसाब से आप ट्रीटमेंट में आप इसके हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए। हमें बताइए अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मेरा नंबर है 9822059937, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मेरा क्लिनिक का नंबर भी बताया गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। और ये वायु हमारे शरीर में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम देते ना प्राणायाम। जो अगर कोई भगवान को नैवेद्य चढ़ाते हैं तो उसका क्या कहते हैं? प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा। अभी व्यानाय स्वा बताया। इसलिए कभी हार्ट अटैक होता है तो याद दबाते, या रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर मतलब क्या? आपको एंगेजमेंट करनी है तो इसी उंगली में डालते हैं, क्योंकि व्यान के ये है। वैसे प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, ये अपान वायु है। जो अपान, अगर अपान वायु का अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इस उंगलियों का अगर दबाते हैं या यहाँ प्रेशर करते हैं तो अपान अनुलोमन होता है। तो ये प्रॉब्लम जो अभी आप जो फेस कर रहे हैं पेशेंट को आप बता सकते हैं, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ये सर्वश्रेष्ठ अपान वायु, यहाँ मैं अभी ये व्याख्यान रोकता हूँ। और ये आयुष दर्पण जर्मन, इनके जो एडमिन्स है जिन्होंने मुझे ये व्याख्यान और जो वायु का जो विश्लेषण है वो करने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका लोग हमेशा रहे। और ये जो कार्य है मैं मेरे जो अपान वायु और ये जब वायु का जो विश्लेषण किया, मेरे सदगुरु दादा महाराज संगवड़कर, मेरे गुरु वैद्य समीर जमदग्नि, इनके चरणों के ऊपर ये मैं अर्पण करता हूँ। यही व्याख्यान में रोकता हूँ। नमस्ते।